मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक राजा अपने कुछ सिपाहियों के साथ एक कमरे की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर एक लड़की आमी के तुम्हारो पुराने वाले सॉन्ग पर डांस कर रही है। राजा तभी दरवाज़ा खोलकर अपने सिपाहियों के साथ अंदर जाता है और उस लड़की को डांस करते हुए देख के बहुत गुस्से में हो जाता है और वो उसको कस के एक झापड़ मारता है, जिससे वो लड़की नीचे गिर जाती है। फिर उसके सिपाही उसको घसीटते हुए लेकर जाते हैं और पूरे गांव के सामने एक लकड़ी के बंडल पर उसको खड़ा करके उसे जिंदा जला देते हैं। और उसको आग लगाने वाला एक नकाबपोश होता है, जो अपना नकाब को उतार कर उस आग के अंदर फेंक देता है और वो लड़की छटपटाते हुए उस आग के अंदर जल जाती है। और सब लोग जब चले जाते हैं तो वो लड़की जो होती है वो बिल्कुल जल के मर जाती है, पर उसकी आत्मा जो होती है वो जिंदा होती है। और उसकी आत्मा जो उस आग में से बाहर निकलती है, उसके पैरों को दिखाया जाता है कि वो आग की लपटों से अपने कदमों को लेते हुए आगे बढ़ रही है और जो नकाब जो फेंका गया था उसको उठा के वो अपने चेहरे पे लगा लेती है। और तभी मूवी की शुरुआत होती है, उसका टाइटल आता है भूल भुलैया 3। अगले सीन में जो वो आग लगाने वाला व्यक्ति होता है वो एक खाट पर सो रहा होता है। तो अभी उसको दरवाजे की खड़खड़ाहट महसूस होती है और वो पलटकर अपने नीचे देखता है, अपने आसपास देखता है और डरता है। पर जब उसे कुछ नज़र नहीं आता तब वो आराम से सोने लगता है। पर तभी वो अपनी नज़रों को ऊपर करता है तो वही आत्मा उस नकाब को पहने हुए उसका मर्डर कर देती है। इसके बाद मूवी जो है अगले 200 साल के लिए आगे बढ़ती है, मतलब जो मूवी जो है वो अब अगले 2 साल के लिए आगे बढ़ जाती है। ये पिछले 2 साल का सीन दिखाया जाता है। ये कहानी चल रही होती है राजा महाराजाओं की। अगले सीन में ध्रुव को दिखाया जाता है, जो बाइक पर अपने एक चेले के साथ जा रहा होता है किसी व्यक्ति की फ़ोन आने पर। और वह एक मकान पर पहुंचता है जहां पर दो पति पत्नी उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और वो एक फेमस भूत भगाने वाला एक साधु बन चुका होता है, जो बहुत फेमस हो चुका होता है लोगों के भूत भूत भगाने का। वहाँ पर वो पति पत्नी बोलते हैं कि उसके बेटे के अंदर कोई आत्मा समा गई है जो कि उसे मारना चाहती है और हमने उसको बांध के रखा है। फिर ध्रुव वहाँ पर जाता है, उस आत्मा को बोलता है कि तू यहाँ से चली जा। उसको बोलता है मोनू तू इसकी शरीर में कैसे घुसा। फिर वो जो लड़का होता है वो उसको बोलता है कि मुझे बचा लो, इस आत्मा को बाहर निकालो। फिर वो एक जल पवित्र जल फेंकता है और वो आत्मा उस लड़के के अंदर से निकल जाती है। पर वो लड़का तभी उसको ध्रुव को आंख मारता है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा जो खेल रचाया गया था ये उस लड़के ने और ध्रुव ने मिलके पूरा का पूरा जो थे एक ड्रामा रचाया गया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो जो लड़का होता है उस अपने माँ बाप के घर को आग लगा देता है गलती से। दोस्तों के साथ वो पार्टी शार्टी कर रहा होता है और वो उसकी गलती की दोस्तों की गलती की वजह से उसके घर में आग लग जाती है और उसका कीमती सामान जल जाता है। इस वजह से वो डर जाता है और वो घबरा जाता है कि अब उसके माँ बाप उसकी धुलाई करेंगे। तो उसके दोस्त उसको बोलते हैं यार मेरे पास एक सोल्यूशन है, मैं एक बाबा को जानता हूँ, मेरा दोस्त है, तुझे बचा लेगा। फिर वो ध्रुव से उसकी मुलाकात करवाता है और ध्रुव उसको बोलता है कि देख तेरे घर पे मैं आऊँगा, तू अपने अंदर एक ऐसे बोलियो कि मेरे अंदर एक आत्मा है और फिर मैं मोनू करके बुलाऊंगा और फिर तू ठीक हो जाइयो। इस वजह से क्या होगा कि तू भी बच भी जाएगा, तेरे माँ बाप तुझे प्यार भी करेंगे और तू और तेरे पे सज़ा भी नहीं मिलेगी। और इस वजह से क्या होता है कि वो इसी तरीके से फ्रॉडबाजी करता हुआ उसका बिजनेस कर रहा होता है। अगले सीन में एक व्यक्ति आता है ध्रुव से मिलने के लिए, जो अपना आप को एक राजा बताता है और वो उससे मिलता है और उसे एक काम बताता है कि फ़ोटो दिखाता है उसे और ये बोलता है कि ये मेरे जीजा की बेटी है मीरा, राजकुमारी मीरा। और हम कहीं के मतलब राजा ख़ानदान से संबंध रखते हैं और हमारी बेटी जो है वो मर गई है, हम चाहते हैं कि उसकी आत्मा से एक बार बात करना चाहते हैं। तो इसलिए बाबा जी हमारी जो है हमारी बेटी मीरा से एक बार बात करा दीजिए। आप बहुत पहुँचे हुए हो, ज्ञानी हो, साधु हो, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। इसके बाद ध्रुव जो है वो नौटंकी करने लग जाता है उनके घर पे जाकर कि मीरा तुम कहाँ हो, उसकी आत्मा तुम उससे आके मिलो, तुम्हारे माँ बाप तुमसे मिलना चाहते हैं, बात करें। तभी दरवाज़ा खुलता है और वो जो मीरा की आत्मा जो है वो दरवाजे से अंदर आती है, जिसे देख के ध्रुव सच में बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो घबराने लग जाता है। और घबराते हुए वो उसकी आत्मा से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मुझसे गलती हो गई है। तभी वो हंसने लग जाती है मीरा और उसके जो
अंकल होते हैं वो भी हंसने लग जाते हैं और वो हंसते हुए उसकी वीडियो बना लेते हैं। यानी कि ये जो ड्रामा था, ये मीरा और उसके अंकल ने ड्रामा रचाया था इस ध्रुव को अपने किसी काम के लिए अपने गांव में ले जाने के लिए, जहाँ के राजा हुआ हो हैं। और वो उनको बताते कि हमने तुम्हारी नौटंकी, तुम्हारे डर की वीडियो बना ली है। इस वीडियो को अगर मैंने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, अगर सोशल मीडिया पे डाल दिया तो तुम्हारी बैंड बज जाएगी, तुम्हारा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा और लोग तुम्हें जूते से मारेंगे। इसलिए हम जो बोलते तुम्हारा हमारा एक काम करना होगा, ठीक है। इसके बाद से इस ट्रेन का सीन दिखाया जिसमें कि सारे बैठे होते हैं और इस पर ध्रुव चौंक जाता है। वो बोलते हैं कि यार तुम लोग तो महाराजा हो और ट्रेन के अंदर जा रहे हो। तो बोलते कि भाई, तो उसके अंदर उसका अंकल बोलता है कि यार हम महाराजा हैं, हमें जनता के बीच में सफ़र करने का हमें आनंद कुछ अलग ही मिलता है। फिर ध्रुव बोलता है कि यार जब तुम लोगों को पता है कि मैं एक धूर्त हूँ, मैं एक ड्रामेबाज हूँ, मैं नौटंकी करता हूँ, मैं मेरी फटती है भूतों को देखकर, पर तुम भूतों को भगाने के लिए मुझे क्यों लेके जा रहे हो। तो उसके बाद में जो मीरा बोलती है, जो हीरोइन है, वो उसे बोलती है कि देखो, तुम्हें ले जाने का इसलिए कारण है क्योंकि जब तुम वहाँ पे पहुँचोगे ना, तुम्हें अपना भी पता चल जाएगा कि तुम्हारा उस चीज़ से क्या संबंध है। और तुम्हें वहाँ इसके बदले में तुम्हारी वीडियो को डिलीट भी कर देंगे और इसके बदले तुम्हें 1 करोड़ रुपए भी देंगे। इसके बाद ध्रुव और मीरा और उसके अंकल जैसी एक घाट पर पहुंचते हैं जहाँ पे खूब सारे मंदिर वगैरह होते हैं, मतलब वो उसके गांव जा रहे होते हैं और वो नाव से जाते हैं उसके बाद। और घाट पे वो जैसे ही उतरते हैं, उतरने के बाद ध्रुव के वहाँ की पूरे जनता, वहाँ की पूरी पब्लिक देख देख के हैरान होती है कि ये कौन आ गया है। और वो भी परेशान होता है ध्रुव कि यार ये लोग मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रहे हैं। पर इसके बाद वो उनके महल पे देखता है, उस उनके महल को देख के वो चौंक जाता है। इतना आलीशान, इतना बड़ा महल होता है। पर उसके अंकल बोलते कि हम इस महल में नहीं रहते, इसके सामने जो झुग्गी है, झोपड़ी है, उस झोपड़ी में रहते हैं। तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है ध्रुव की। फिर वो बोलते कि तुम किस बात के राजा हो। फिर आगे जाके पता चलता है कि ये सारे के सारे ना गरीबी की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। महल के सामने झोपड़ी में घर बना के रह रहे होते हैं, जिसके अंदर उसके पापा, उसके जीजा, उसके अंकल, उसकी बहन, उसके भाई वगैरह जो होते हैं, वो बहुत ही गरीबी की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। इतने गरीब होते हैं कि मतलब इस सीन में ना आपको कॉमेडी काफ़ी नज़र आएगी। इसके अंदर की गाय को दूध पिला रहे हैं और वो लोग टूथब्रश 1 साल से यूज़ कर रहे हैं। और जो उनका जो एक सेनापति बॉडीगार्ड है वो खुद व्हील चेयर पर है, पर उसको पदवी दी गई है अभी तक सेनापति की। और जो महाराजा है वो भी एक लुंगी और फटे हुए कुर्ते में घूम रहा है। और इस चीज़ को देखकर ध्रुव काफ़ी ज़्यादा हंसता भी है और चौंक भी जाता है। इसके बाद जो मीरा होती है वो ध्रुव को अपने महल में लेकर जाती है जहाँ पर उनका राजपुरोहित होता है। और वो उनको राजपुरोहित जो होता है ध्रुव को देख के बहुत ही खुश होता है और ध्रुव को बोलता है कि मैं आपके कई सालों से इंतज़ार कर रहा था और आपको देख के मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई। और ध्रुव बोलता है कि मुझे कैसे पहचानते हो। तो वो पुरोहित कहता है कि चलो महल के अंदर मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो लोग महल के अंदर एंट्री करते हैं। एक पूरा का पूरा वो महल जो खंडर होता है, वहाँ पे वो एक पेंटिंग को देखता है, एक राजा की होती है जिसकी नज़रें उसको पलट कर देखती है, जिससे वो डर जाता है। वह पुरोहित उसको लेकर कमरे के अंदर लेके जाता है जहाँ पे एक बहुत बड़ी एक राजकुमार की फ़ोटो होती है, जो जिसकी सेम टू सेम शक्ल होती है, वो ध्रुव से मिलती है। ध्रुव देख के चौंक जाता है। वो बोलता है कि ये तो मेरी फ़ोटो है, यहाँ पे कैसे लगी हुई है। तब राज पुरोहित उनको बोलता है कि ये हमारे राजकुमार देवेंद्र की नाथ की फ़ोटो है, जो कई 200 साल पहले जो है मारा गया था। इस राजवंश का था वो पुत्र। और उसका उसकी पुनर्जन्म जो है ना वो तुम हो, तुम्हारी शकल और तुमने इसको पुनर्जन्म लिया। और इसलिए जो यहाँ का कुछ जो श्राप है वो तुम ही मुक्त कर सकते हो, इसलिए तुम्हें बुलाया गया। तो वो ध्रुव बोलता है कि मुझे बताओ यार पूरी बात क्या है। तब वो राजपुरोहित जो है कहानी बताता है। कहानी में ये बताता है कि 200 साल पहले यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, उनकी एक बेटी हुआ करती थी मंजुलिका। और उनकी बेटी जो युद्ध में, शस्त्र में, नृत्य में, हर चीज़ में पारंगत थी और हर चीज़ में महान थी वो। और सबको लग रहा था, पूरी जनता को भी और उस राजकुमारी को भी लग रहा था कि अब वो इस राज्य की राजकुमारी बनेगी। इसी वजह से उसके अंदर हर चीज़ की हुनर थी, ताकत थी और युद्ध कौशल थी। परंतु महाराजा की एक गलती की वजह से, यानी कि वो महाराजा जो है अपनी एक दासी को, उसका एक गलत संबंध होते हैं जिसकी वजह से एक बच्चे का जन्म होता है। और वो बच्चा जो होता है वो देवेंद्र नाथ ही होता है, पर उसके अंदर उसके खून जो है शाही खून होता है, जिसकी वजह से महाराजा जो है उस बच्चे को एडॉप्ट कर लेता है, ले लेता है कि भाई खून तो मेरा ही है, चाहे दासी से क्यों ना हो। और उसको वो देवेंद्र नाथ ही होता है। और वो राजकुमारी जो होती है वो उस टाइम बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और बचपन में ही वो उसको, बच्चे को अपने गोद में लेकर रुलाना, उसके अंदर जलन की भावना आ जाती है कि मैं राजकुमारी बनने वाली थी। पर
मेरे पिताजी जो हैं वो अब इस बच्चे को, जो एक दासी का पुत्र है, उसको राजकुमार बनाएंगे। मेरा भाई हुआ तो क्या हुआ, पर उससे नफरत करने लग जाती है। और फिर आगे जाके जो राजा जो होता है वो देवेंद्र नाथ को राजकुमार घोषित कर देता है। इसके बाद मंजुलिका जो होती है वो इतना चिढ़ जाती है कि वो एक रात चुपके से चाकू लेकर वो अपने भाई को मारने के लिए वो जाती है, और वो अपने भाई को मार डालती है। ये बात जो है एक उसका मंत्री राजा को जाके बताता है कि आपकी बेटी ने आपके बेटे देवेंद्र नाथ का मर्डर कर दिया है, उसकी हत्या कर दी है, उसको क्या सज़ा दी जाए। फिर राजा बोलता है कि उसको मृत्युदंड दे दिया जाए। फिर वही पिछला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरे एक महिला को लकड़ियों के ऊपर जो जिंदा जलाया जा रहा होता है वो उसी सीन पर दिखाया जाता है। फिर पुरोहित ध्रुव को लेके जाता है उसी स्थान पर खंडर के अंदर, और उस पेड़ को दिखाता है कि यहीं पर मंजुलिका को जलाया गया था बांध कर, और उसकी आत्मा जो है यहाँ भटक रही है। पुरोहित बताता है कि अब जो मंजुलिका की आत्मा है वो जलने के बाद उसने पूरे ही राज्य को जला दिया था, और उसने वो हर अपने पिता को भी उसने मार डाला, पूरे सिपाहियों को, मंत्रियों को, यानी कि उसने कत्लेआम मचा दिया था। अब उसको रोकने के लिए, काली शक्ति बन चुकी थी वो, उसको रोकने के लिए एक महायज्ञ किया गया, और काफ़ी बड़े बड़े संतों ने, पुरुषों ने आकर उसकी आत्मा को मंत्रों के द्वारा इस तहखाने में एक जगह पे उसको बंद कर दिया, और उसको हमेशा के लिए एक मंत्र से रोका हुआ है उससे, यानी कि वो मरी नहीं है। उसको मारने का तरीका एक ही ये बताया गया था कि उनके ही वंश का कोई आएगा जब पुनर्जन्म लेके, तो उसको दुर्गा अष्टमी के दिन इस दरवाजे को खोलकर उसको मारेगा, तभी वो उसको मुक्ति मिलेगी। इसके बाद ध्रुव बड़ा खुश होता है और वो नौटंकी करने लग जाता है बड़ा खुश होके कि यार मैं तो एक राजवंश से संबंध रखता हूँ, मेरे अंदर तो राजा महाराजा का खून है, और वो अपने आप को एक राजा समझता है। और मीरा को बोलता है कि तुम दासी हो। फिर मीरा बोलते है कि ज़्यादा ड्रामे मत करो, तुम्हारे वीडियो भी हमारे पास है, अगर अभी भी कुछ ऐसा करोगे तो वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पर डाल दूँगी, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसलिए, फिर वो जो मीरा होती है उसको बताती है, तो मैं यहाँ पे बुलाने का ये है कि ये जो अंधविश्वास वाली बातें हैं, जो पुराने ज़माने की बातें, इसको तुम दुर्गाष्टमी के दिन दरवाज़ा खोल के लोगों को, यहाँ के लोगों को, पब्लिक को, जनता को ये साबित करोगे ये अंधविश्वास होता है। और ये अंधविश्वास जैसे ही दूर होगा तो हमारी ये कोठी जो है वो 1,000 करोड़ की बिकेगी, उसमें से तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे दिया जाएगा। जिसमें कि वो चौंक जाता है कि यार ये सारा प्लान था इस महल को बेचने के लिए था। तो बोलते ही हाँ, क्योंकि इस अंधविश्वास की वजह से हमारा महल बिक नहीं रहा था, और लोग भी काफ़ी लोग डरते थे, और ये जो अंधविश्वास फैला गया था कि यहाँ का कोई राजवंश का व्यक्ति आएगा, उसकी वजह से यहाँ का श्राप दूर होगा। इसलिए हम तुम्हें यहाँ पर लेके आए हैं कि दुर्गाष्टमी के दिन तुम इस दरवाजे को खोलोगे, उसके बाद कुछ भी अंधविश्वास नहीं होगा, और फिर ये मतलब सभी लोगों की जो है गलतफहमी दूर हो जाएगी, फिर आराम से ये महल जो है बिकने लायक हो जाएगा। इसके बाद जो उसका पूरा परिवार होता है वो उस झोपड़े से, उस खंडर से जो उसके सामने जो बनी हुई होती है एक छोटी सी, उससे सारा सामान लेकर फिर महल के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद से जो मीरा का पिता होता है वो लोगों को बताता है कि जो है हमारे राजकुमार आ गए, और वो मंजुलिका से हमें मुक्ति दिलाएंगे। उस गांव में हर दुर्गाष्टमी के पहले दिन पे मंजुलिका के पुतले को जलाया जाता था। अब वहाँ पर फिर एक फंक्शन आयोजित किया जाता है जहाँ पर एक पुतला होता है मंजुलिका का, उसे बना के अब ये जो ध्रुव होता है उससे आग जलाया जाता है। उसके आग लगाते ही वहाँ पे एक हड़कंप सा मचता है, और वहाँ पर जो कुछ मंत्र से और वहाँ की जो आत्मा वगैरह जो सीन ऐसा दिखाया गया कि वहाँ से कोई आत्मा जो है वो आज़ाद हो गई है। और तभी इनके महल के अंदर जब ये सारा पूरा परिवार ध्रुव के साथ और मीरा उसके उसके माँ बाप, अंकल वंकल खाना खा रहे होते हैं, तो उसी तरफ से दरवाज़ा खोलकर जो है एक मलिका नाम की जो महिला है वो अंदर एंटर करती है, और जो विद्या बालन जो इस रोल को निभा रही होती है वो अंदर आके इनको बताती है कि मेरा नाम मलिका है, और मुझे एक कंपनी ने भेजा है जो इस महल का जो है मरम्मत करने करने के लिए भेजा गया है, जो आप लोगों ने इससे कॉल करा था। फिर उसमें मीरा उनको फ़ोन करती है, और उसमें वो बताते कि उस आपकी जगह पे कोई मिश्रा जी आने वाले थे, कोई जो मतलब आदमी आने वाला था, और आप एक महिला है। तो बोलते कि हमारी कंपनी जो है वो कभी भी किसी को भेज सकती है, इसमें कोई डाउट करने वाली बात नहीं है। इसके बाद वो लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, चले चाहे वो आदमी है चाहे एक महिला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो अपने महल की मरम्मत करानी है ये है। फिर उसके बाद से वो
मलिका को यानी कि विद्या बालन को वो काम सौंप देते हैं कि आप ना पूरे महल का रिनोवेशन करिए, पूरे सामान को देखिए, कौन सी एंटिक चीज़ है, कौन सी है बेचने लायक है, उसकी कीमत कितनी होगी, आप इसका जो है अनुमान लगाइए। उसके बाद से विद्या बालन जो होती है वो उन उस घर के अंदर कुछ अजीबोगरीब चीज़ें जो होती है अपने आप घटने लग जाती है, जैसे कि वो जो पेंटिंग थी राजकुमार की वो जल जाती है। उसके बाद से ये जो ध्रुव होता है उसको मीरा जो होती है डबल रोल में दिखाई देने लग जाती है। कभी मीरा जो है वो छत से कूद जाती है तो वो घबरा जाता है। तो यानी कि उस वहाँ पर जो है उल्टी सीधी घटनाएं जो घटने लग जाती है। और क्या दिखाया ये जाता है कि जो विद्या बालन जो अब उस घर के अंदर आई है, अब वो अपनी शक्तियों से लोगों को शक्ति वो डरा रही है, या फिर वहाँ पे जो है कुछ चमत्कारी चीज़ें दिखा रही है कि लोगों को ये लगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अजीबोगरीब चीज़ें घटना शुरू हो चुकी है। इसके बाद ध्रुव और मीरा जो है पूरे घर के अंदर अपने रोमांस मौज मस्ती कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। घूमते हुए उस कमरे के आगे से गुजरते हैं जो मंजुलिका का कमरा हुआ करता था, और उसको वहाँ पर वो देखते हैं कि उस रूम का जो ताला है यानी कि जो मंत्रों से बंधा हो गया था वो एकदम से ज़मीन में पड़ा हुआ है, यानी कि वो टूटा हुआ है। और वो तो उसको देखने के बाद वो जैसे ही सामने के गलियारे में देखते हैं तो वहाँ पर एक आत्मा खड़ी होती है चुन्नी ओढ़कर, जिसको उन दोनों को देख के उनकी फटके चार हो जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए भागते हैं वहाँ पीछे की तरफ कि वहाँ पे मंजुलिका आ गई है, उसकी आत्मा जो है आज़ाद हो गई है। फिर वहाँ पर जाके वो भागते हुए जाके वो विद्या बालन यानी कि मलिका को बताते हैं कि देखो उसकी आत्मा जो है आज़ाद हो गई है और हमें बचाओ। फिर वो विद्या बालन बड़ी चौंक जाती है कि यार ऐसी दूसरी आत्मा कौन और कहाँ से कैसे आ गई है। फिर वो बोलती है तुम डरो मत, मैं जाके देखती हूँ कौन सी आत्मा कैसे आ गया। और वो आत्मा जो है वो दूर से गलियारे में खड़ी होकर आवाज़ लगा रही होती है मारने के लिए। विद्या बालन जाती है और जाती है उसको एक झापड़ मारते खींच के, और वो गिर जाती है। तो पता चलता है कि वहाँ पर जो है वो जो पिछले मूवी के जो है राजपाल यादव और जो मिश्रा जी है और उनके साथ में जो उनकी जो एक्टर थी कोर्ट, ये तीनों मिलकर यहाँ पे ड्रामा कर रहे होते हैं और वो स्टोरी सुनाते हैं कि हम लोगों ने मिलकर इस पूरे राजमहल के अंदर जो है एक भूत का सीन क्रिएट करा हुआ था। तो वो ध्रुव पूछता है, विद्या बालन पूछते हैं, ये सब सारे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे। तो राजपाल यादव बताता है कि हम गरीबी और मजबूरी और फ्रॉड के चक्कर में हम इतने परेशान हो गए थे, तो हम भागते हुए इस राजभवन में आए थे। तो हमें पता चला कि यहाँ पर जो है वो लोग जो है भूत प्रेत से काफ़ी डर रहे हैं, और हमें भी नहीं पता था। हमने देखा कि यहाँ का जो ताला ना ऑलरेडी जंग खा के या पता नहीं किसी वजह से टूटा हुआ था। तो हमने रूम के अंदर जाके देखा तो अंदर हमें रहने के लिए खाने पीने के लिए पूरा एक आलीशान सा घर मिल गया। तो इसी वजह से हम अंदर रहने लगे, हमें पता भी नहीं था कि अंदर भूत प्रेत है। फिर बाहर जब हम निकले तो लोगों ने हमें बताया कि वो एक भूतिया महल है और वहाँ पे कोई जाता नहीं है। तो इन्होंने बोला कि भाई हमारी तो बल्ले बल्ले हो गई है, यहाँ पर कोई आता नहीं है, ये आलीशान से पूरा का पूरा महल हमको रहने के लिए खाने पीने के लिए सब चीज़ के मिल गया, बड़े बड़े जो है पलंग गद्दे कुर्सियाँ सब कुछ मिल गई है। तो वो करे फिर वो राजकुमार बताता है और वो मिश्रा बताते हैं, तीनों बोलते हैं कि यार हम यहाँ पे आराम से रह रहे थे, पर जिस दिन हमने ध्रुव को यहाँ पर देखा तो हमें डर लग गया कि ये कोई मंत्र वंत्र करके दुर्गाष्टमी के दिन इस ताले को खोलेगा, इस दरवाजे को खोलेगा, जिसके बाद हमारी पोल खुल जाती, फिर लोग हमें फिर भागना पड़ता, हमारा सब कुछ छिन जाता। इसलिए हमने यहाँ पे जितनी भी भूतिया एक्टिविटीज़ जो घटनाएं घट रही थी वो असल में हम ही कर रहे थे छुप कर। जैसे कि वो स्टार्टिंग में जो पेंटिंग की नज़रें जो घूमती हैं वो राजपाल यादव घुमाता है, उसके बाद से जो पेंटिंग जल जाती है तो वो राजपाल उस पेंटिंग में आग लगा देता है। फिर कहीं उसका गिरना, कुछ किसी चीज़ का फूटना, घड़े का कुर्सी का हिलना, तो वो सब लोग यही मिलके कर रहे होते हैं। और विद्यारण बालन फिर बोलते हैं कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अब हम जाएंगे तो जाएं कहाँ पर। फिर वो लोग, अब ये सारे लोग मिलके एक वो नाटक रचाते हैं जिसमें ध्रुव ये बोलता है कि विद्या बालन को कि मैं पूरे गांव के सामने दुर्गाष्टमी के दिन ना इस दरवाजे को खोलूंगा, आप जाके उस दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाना, और मैं लोगों के सामने ये दिखाऊंगा कि मंजुलिका को मैं आज़ाद कर रहा हूँ दरवाज़ा खोल के, और आप वहाँ से झूठ मूठ का ड्रामे करना। मतलब विद्या बालन को ही बोल रहा है कि आप दूसरी तरफ से झूठ मूठ का बोलना कि मैं मंजुलिका हूँ और मैं तुझे मार डालूंगी और मैं नहीं जाऊँगी, और फिर मैं दरवाज़ा खोलूँगा तो आप चली जाना। उसके बाद से भूत प्रेत का जो लोगों का डर है मन से वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो ध्रुव होता है वो लोगों का जो डर ख़त्म कर देता है कि देखो अंदर कोई नहीं है, मैंने मंजुलिका को भगा दिया है, और सब लोग बड़े उसकी जय जयकार करते हैं। फिर उसके बाद से उनका राजपुरोहित आता है तो मीरा जाके उनको बोलती है कि देखो यहाँ का जो यहाँ पे सच में अंधविश्वास फैला हुआ था और यहाँ पे कुछ भी नहीं था।
पर राजपुरोहित बोलता है कि नहीं, तुम इस दरवाजे को तुम्हें उस दुर्गाष्टमी के दिन ही खोलना था, उससे पहले नहीं खोलना था। फिर मीरा इनको बताते कि कि पुरोहित जी, ये बात है ना, यहाँ पे ना गलतफहमी फैली हुई है लोगों को, क्योंकि ये दरवाज़ा ना ऑलरेडी बहुत पहले से ही खुला हुआ था और ये जंग लग, ये ताला भी पहले से टूटा हुआ था। लोग डर के मारे इस रूम के आगे आते नहीं थे। और फिर वो खुद ही बताते कि हमने जाके पता करा तो यहाँ पर ऐसे ऐसे फ्रॉड काम हो रहा था। फिर वो राजपुरोहित उनको बोलता है कि नहीं, ऐसा कोई फ्रॉड नहीं है। और वो बोलता है कि इसका ये मतलब है दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था, तो उसकी आत्मा जो है वो बहुत पहले से बाहर आ चुकी है और वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही है, तभी उसने किसी की हत्या नहीं करी या फिर वो कुछ ही किसी मतलब कभी तक किसी का खून नहीं हुआ। वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही है और उसका इंतज़ार शायद कब ख़त्म होगा ये अब जाके आगे पता चलेगा। तभी वहाँ पर रेनोवेशन का काम करते हुए, यानी साफ़ सफाई और पुरानी चीज़ों को हटाते हुए, वहाँ पे एक कारीगर के द्वारा, मजदूर के द्वारा एक दीवार के ऊपर हथौड़ा लगता है, जिससे वो वो दीवार होती है वो कच्ची होती है और वो टूट जाती है। तब ये सारे लोग देखते हैं कि यार वो तो एक गुप्त रास्ता है, और वो सब लोग उस गुप्त रास्ते की तरफ से आगे जाते हैं। विद्यावालन खुद चौंक जाती है कि यार यहाँ पर एक दरवाज़ा तो था जो पहले से टूटा हुआ था, जिसके अंदर लोगों की बातें फैली हुई थी। और फिर वो विद्यावालन खुद चौंक कर उस दरवाजे को देखती है। उस पे भी ऑलरेडी से बहुत सारे मंत्र, धागाएँ और पूजा पाठ की चीज़ें जो है चिपकी होती हैं। और सब लोग बोलते हैं कि ये कौन सा दरवाज़ा है। तो वो राजपुरोहित बोलता है कि यार एक दरवाज़ा तो था जिसका ताला बहुत पहले से टूटा हुआ था। अब ये गुप्त और ये दूसरा दरवाज़ा कौन सा है जिस पे अब इस पे भी मंत्र वगैरह लगे हुए हैं, यानी कि वो दो दो दरवाजे, यानी कि दो आत्माएं यहाँ पर। एक आत्मा पहले से आज़ाद घूम रही है और ये दूसरी आत्मा जो अभी भी कैद है। इसके बारे में मैं जो है अपने पुराने ग्रंथों को देखूंगा और पढ़ूंगा और मैं जानूंगा कि ये इस दरवाजे के पीछे दूसरा कौन इंसान है। राज राजपुरोहित बोलता है कि अब मैं जाके, अब इस दरवाजे को कोई मत खोलना, ये दूसरा दरवाज़ा शायद कोई भयानक हो सकता है और कुछ कुछ ना कुछ तो अजीब बात है ही, क्योंकि मंजूली का तो एक ही हो सकती है, पर ये दो दरवाजे किस लिए बनाए गए थे और एक जला भी दिया गया था और एक की आत्मा भटक रही है जिसको जो मार रही है सबको। वो कि फिर वो राजपुरोहित बोलता है कि सबको कि अब ये दरवाज़ा कोई मत खोलना दुर्गाष्टमी के दिन तक। पर मीरा के जो पिता होते हैं वो बोलते हैं कि यार अब एक दरवाज़ा खुल चुका है, लोगों का डर खत्म हो चुका है। अब दूसरे दरवाजे के डर की वजह से अब हम और कितना इंतज़ार करेंगे, बीवी में हमने पूरी ज़िंदगी गुजार दिया है। और वो फिर ध्रुव को बोलते हैं कि यार तुम बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हो, तुम खोल दो यार दरवाज़ा, डरो मत। तो ध्रुव बोलता है कि यार राजपुरोहित ने मना करा है मत ना खोलने के लिए। तो बोलता है कि ये मेरी आज्ञा, तुम्हें जाके फटाफट खोलो। फिर ध्रुव चिल्लाता है मीरा और उसके अंकल को कि आओ चलो फटाफट से, हमें दरवाज़ा खोलना है और हमें चल के देखना है। और फिर ध्रुव जाके उस दरवाजे को खोल देता है। खोलते उसमें से खूब सारे चमगादड़ वगैरह बाहर निकलते हैं। उसकी शोर से, उसी कड़क से राजपुरोहित भागता हुआ आता है। वो पढ़ लेता है कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। फिर वो जाके उसको डांटता है ध्रुव को कि यार तुमने दरवाज़ा क्यों खोल दिया, तुम्हें पता भी है इस दरवाजे के पीछे क्या है। तो बोलता है कि इस दरवाजे का कुछ भी नहीं है यार, सब कुछ नहीं है। वो बोलता है कि बेवकूफ़, मैं अभी पढ़ कर आया हूँ ग्रंथों को जो इस राजवंश के थे, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो महाराजा की एक बेटी नहीं थी, उसकी दो बेटे थे, अंजुलिका और मंजुलिका। अंजुलिका जो थोड़ी सी शरारती थी, पर जो उसकी बड़ी बहन मंजुलिका थी वो बहुत ही खतरनाक थी और बहुत ही डेंजर थी, और तुमने अब उसको आज़ाद कर दिया है। तभी एक सीन दिखाया जाता है कि नदी के रास्ते से एक नाव पर एक महिला आ रही होती है और उसके कदम जो होते हैं वो राजमहल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और वो महिला और कोई नहीं होती है, अब एंट्री होती है दूसरी हीरोइन यानी कि माधुरी दीक्षित की। यानी कि जो अंजुलिका जो है, वो मंजुलिका, वो माधुरी दीक्षित है, उसकी उस राजमहल की बड़ी बेटी महिला, या जो आप बोल सकते हैं कि अब इसमें दो दो हो गई, एक अंजुलिका और मंजुलिका, दो आत्माएं हैं यहाँ पर। तभी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि यानी पिछले 200 साल पुराने सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर देवेंद्र राजकुमार जो होता है वो उसका राज्याभिषेक हो रहा होता है महल के अंदर। और यहाँ पर ये दोनों जो उसकी बहन, देवेंद्र की जो दोनों बहनें होती है, यानी कि उसकी दो राजकुमारियाँ जो होती हैं, वो अंजुलिका और मंजुलिका, वो उसी गाने में राज दरबार में डांस कर रही होती है कि आमिर चे तुम्हार शुद्धू चे तुम्हार वाला जो बहुत फेमस डांस है, उस पर डांस कर रही होती है। और उसका राज्यभिषेक से जब उसको मुकुट पहनाया जाता है, राजकुमार घोषित किया जाता है, तो जो जो उसकी जो मलिका है, जो विद्या बालन है, वो बहुत खुश होती है, उसको वो थोड़ा भाई तो मानती है। पर माधुरी दीक्षित की नज़र में जो है वो थोड़ा सा चिड़पन, उसकी नफरत नज़र आती है, ये देखते हुए कि वो एक दासी का पुत्र है, वो राजकुमार बन रहा है उनकी सीट को लेकर।
अब दोबारा जो सीन है वो फिर प्रेजेंट टाइम पे आता है, जहाँ पर ध्रुव और उसके चाचा और उसके मीरा के पिता बैठे रहते हैं। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है माधुरी दीक्षित की। और उसको माधुरी दीक्षित को देखने के बाद जो उसके पिता होते हैं मीरा के, वो बोलते हैं कि ये सूर्यगढ़ की महारानी मंजुलिका देवी है, जो हमारा महल खरीदना चाहती है और इसी वजह से यहाँ पर आई है। फिर वो जो माधुरी दीक्षित होती है, मंजुलिका जो होती है, वो ध्रुव को बोलते कि मैं तुम्हारे बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि अगर तुम ये दरवाज़ा नहीं खोलते तो मैं यहाँ पर नहीं आ पाती। तो वो ध्रुव चौंक जाते कि ऐसे ऐसे क्या। तब वो बोलते कि हंसते हुए बोलते कि तुम डरो मत, क्योंकि तुमने ये दरवाज़ा खोल के साबित कर दिया है कि यहाँ पे कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं। और अब ये जो है लोगों का जो है एक तरह से शक और जो है गलतफहमी ख़त्म हो चुकी है, दूर जो डर है वो ख़त्म हो चुका है। तो वो फिर वो ध्रुव को बोलते कि तुम सच में भूतों से को देखा, तुमने बातें करते हो, कर सकते हो। तो वो थोड़ा सा शर्मा सा और डर सा जाता है कि यार ये क्या पूछ रही है। इसके बाद माधुरी दीक्षित को उसके पिता बोलते हैं कि तुम आप ना आराम कर लीजिए, उसके बाद से आप मकान ये जो महल है उसको देख लेने। इसके बाद माधुरी दीक्षित होती है, वो जाके अपने कमरे के अंदर की तरफ बढ़ती है। वहाँ पर जो है पहले से ये वो अंजुलिका, यानी कि माधुरी दीक्षित का नाम है मंजुलिका और विद्या बालन का नाम है अंजुलिका। पर वो एक दूसरे को दरवाज़ा खोलते ही वो देखती है कि सामने जो है अंजुलिका खड़ी है, यानी विद्या बालन खड़ी है। और ये दोनों एक दूसरे को नफरत की नज़र से देखते हैं आमने सामने खड़े होकर। फिर वो जाके बढ़ते हैं एक दूसरे के पास, और पास में जाती ही और ये एक दूसरे का गला दबाने लग जाते हैं, एक दूसरे का गला पकड़ लेते हैं और गला दबाने लग जाते हैं। जिसकी वजह से बाहर का सीन दिखाया जाता है कि जितने भी आसमान में कौवे उड़ रहे होते हैं वो धड़ाधड़ नीचे गिर रहे होते हैं, जिसको देख कर नीचे सारे लोग डर जाते हैं कि यार सारे के सारे पक्षी जो कौवे हैं ये क्यों मर रहे हैं। तब राज पुरोहित उनको बोलते हैं कि देखो मैंने पहले ही बोला था कि कुछ ना कुछ अब अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो चुकी है और अब कुछ भयानक कुछ होने वाला है। राज पुरोहित बोलता है कि मैं अब एक यज्ञ करने वाला हूँ, क्योंकि अब ये घटना शुरू हो चुकी है, कौवों का मरना, आसमान में अंधेरा छा जाना। मैं उस यज्ञ से एक जो है दिव्य तेल को निकालूंगा, जिसके छिड़काव से जो है मंजुलिका या बुरी आत्मा है वो ख़त्म हो जाएगी। अब महल के अंदर सारे दरवाजे खुल चुके होते हैं, लोगों को लगता है कि इसके अंदर से भूत प्रेत सारे गायब हो चुके थे। इसकी खुशी में जो मीरा के पिता जो होते हैं वो पूरे गांव को एक शाही दावत देते हैं। और वो शाही दावत असल में जो होता है वो जितने भी मरे हुए कौवे होते हैं और उस कौवों को पकाकर वो लोगों को खिलाते हैं, शाही पकवान करके, चिकन बता के, यानी कि कौवा बिरयानी टाइप में जो है उसको खिलाते हैं। फिर फिर उसके अंदर फिर गाना आता है जिसके अंदर दोनों मीरा और ध्रुव जो है अपने रोमांटिक सॉन्ग गाना गाते रहते हैं। और इस गाने के अंदर जो है उसके अंदर माधुरी दीक्षित को विद्या बालन को एक दूसरे को नफरत की नज़र से दिखाते हैं। वो चिढ़ रही है या गाने के अंदर एक गेम हो रहा है रस्सी खींचने का, वो एक दूसरे के अपोजिट साइड खड़े होकर रस्सी को खींचते हैं खड़े होकर। उन दोनों में इतनी ताकत होती है कि खड़े खड़े रस्सी टूट जाती है और वो एक दूसरे को नफरत की नज़र से देखते हैं और पसंद नहीं करते और मुंह चिढ़ा चिढ़ा के आगे बढ़ जाते हैं। और फिर उसके बाद से फिर राजकुमार जो वीरा का बाप होता है वो ध्रुव को बोलता है कि यार अब तुम जाओ, सब कुछ ख़त्म हो गया और अब हम जो है इसको मकान को बेचेंगे, ठीक है। इसके बाद से जो राजपाल यादव वो जितने भी लोग होते हैं वो अपना सामान वगैरह पैक कर रहे होते हैं। उसके बाद से वो एक एक दरवाजे को खोलते हैं, उसके अंदर से खूब सारे शाही कपड़े होते हैं, जिसके अंदर से एक शाही जो कपड़ा होता है उसके अंदर किसी की आत्मा होती है और वो आत्मा निकल के ध्रुव की गर्दन को पकड़ लेती है, जिसमें कि वो उसके अंकल और सारे लोग छटपटा के भागते हैं कि भाई आत्मा सच में है, यहाँ पर आत्मा गई नहीं है और उसके अंदर इस महल के अंदर आत्मा अभी भी घूम रही है। और ये जाके उसके मीरा के पिता को बताते हैं कि यहाँ के आत्मा जिंदा है। और मीरा के पिता वहाँ पे कुछ जो प्रॉपर्टी डीलर वगैरह आए होते हैं उसको 800 करोड़ की का चेक देते हैं कि हम लेना चाहते हैं। पर वो 800 करोड़ को ना लेने की वजह से वो चेक को फाड़ के फेंक देता है। और फिर ध्रुव जाके और बोलता है कि अंकल जी जल्दी से वो चेक को ले लो, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई साधु वाधु नहीं हूँ और यहाँ पे मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, यहाँ पर अब सच में भूत है और हमको देख कर आए हैं, उसने मेरे को भी मारने की कोशिश कर रही है। अब जो मीरा का बाप होता है वो कहता है यार फटाफट से मैंने उनको भगा दिया है प्रॉपर्टी वालों को, मेरे को मकान बेचना, इस महल को बेच रहा है मुझे जल्दी से जल्दी। तभी वहाँ पे माधुरी दीक्षित आती है और वो बोलते कि आपने 800 करोड़ का अगर रिजेक्ट कर दिया तो मैं आपको 1000 करोड़ दूंगी, पर ये महल मुझे ही लेना है और इस महल को सिर्फ मैं दुर्गाष्टमी के दिन ही लूँगी, मैं जो है 2 दिन के बाद। पर तभी वहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा होटल इंडस्ट्री का मालिक आता है
और वहाँ पे वो मीरा के बाप को बोलता है कि मैं अभी इसको खड़े खड़े कैश देने को तैयार हूँ, उस महल को मैं खरीदना चाहता हूँ 1,000 करोड़ में, उसको डबल ट्रिपल में खरीदना चाहता हूँ, ये मेरे को अभी के अभी खरीदना है। जिसको देखकर जो है माधुरी दीक्षित जो है तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है, चिढ़ जाती है कि यार ये उसके उसके महल को ये इंसान खरीदना चाहता है, उसको मना भी करती है। पर वो जो मीरा का बाप होता है वो कहता है कि भैया अभी खरीद लो, अभी कैश दो और अभी ले जाओ। इसके बाद जो प्रॉपर्टी डीलर होता है रवि सिंघानिया जो है वो जा रहा होता है वापस, और वो जाके पूरे महल को चेक करता है, जिसके सिंहासन पर जो है विद्या बालन बैठी रहती है। वो उसको धमकाता है विद्या बालन को कि तुम यहाँ से हटो, अब ये मैंने पूरा खरीद लिया है और इस सिंहासन को मैं ले जाके कूड़े में फेंक दूंगा और यहाँ पे मैं आलीशान होटल बनाऊंगा। जिससे विद्या भी काफ़ी चिढ़ जाती है और उससे नफरत करने लग जाती है। और माधुरी दीक्षित तो वैसे चिड़ी होती है कि इसने अभी खरीद लिया इसको खड़े खड़े। फिर वो उसको सबक सिखाने के लिए प्लान बनाती है और वो गाड़ी से रात को जा रहा होता है और वहाँ पर एक आत्मा आती है, तभी वही नकाब वाली आत्मा, वही आत्मा आती है और वो उसकी गाड़ी पे हमला करती है और उसको मार देती है। अगले दिन इसके पूरे परिवार को पता चलता है, खबर आती है कि यार जिसको महल को खरीदा था वो बंदा जो है एक्सीडेंट में मारा गया। जिसको सुनने के बाद जो माधुरी दीक्षित होती है बड़ी खुशी से हंसती है। सारे लोग चौंक जाते हैं कि यार किसी की मौत पे कोई हंसा भी जाता है, और माधुरी दीक्षित जो होती है वो बड़े ही चिल्ला चिल्ला के हंसती है, मतलब खुशी के मारे। ये बात ध्रुव को बड़ी अजीब लगती है और वो समझ जाता है कि जो मंजलिका है वो जो है रियल असली में जो आत्मा है वो है माधुरी दीक्षित है, जो महारानी मंजुलिका बन कर आई है। वो अकेले में जाके मीरा को बताता है कि यार मैं तुम्हें सच बताऊं, ये जो महारानी बन के जो मंजुलिका आई है मंदिरा, जिसको वो रियल में ना मंजुलिका आई है। मुझे लग रहा है कि यही उसकी आत्मा है और वही जो सारे लोगों की हत्याएं जो अभी जो हत्या हुई है और जो पूरे घर के अंदर जितनी भी घटनाएं घट रही हैं वो यही है। तभी रात को जब ध्रुव सो रहा होता है तो वो पायल की छनकार सुनता है और वो जागता है। वो जागते हुए उसी कमरे से आवाज़ आ रहती है जो दूसरा दरवाज़ा होता है, उसके अंदर वो जाके एंटर करके देखता है। वो दोनों बहनें बैठ के एक पुराने ज़माने का खेल जो होता है बच्चों का वो खेल रही होती है, वो बड़ी ज़ोर ज़ोर के हंस रही होती है। उसके बाद से जब उन अंदर वो एंटर करके देखता है दोनों को, तो दोनों पलट के देखती है। दोनों बहुत ही सफ़ेद शक्ल बना के रहती है। वो बड़ा मतलब उस पर काफ़ी हंसी टाइप की आएगी जब देखोगे। तो उसमें वो जाके उसको बोलता है कि दोनों बहनें बोलती कि अब तुम्हें पता चल गया ना कि हम दोनों बहनों में से ही कोई मंजुलिका है, तो अब पता लगाओ कि कौन मंजुलिका है। तो विद्या बालन बोलती कि मैं मंजुलिका हूँ। तो वो माधुरी दीक्षित दीक्षित बोलती नहीं मैं मंजुलिका हूँ। और फिर वो जैसी वह बोल दोनों भूत का रूप लेने लगती है, तभी ध्रुव की फट जाती है और पता चलता है कि वो सो रहा होता है और अपने बिस्तर पे जागता है। अब ध्रुव इतना डर जाता है कि वो यहाँ से भागने के चक्कर में रहता है। वो अपने चेलियों को दोस्त को बोलता है कि अब हमें यहाँ से फटाफट भागना है, क्योंकि मुझे पूरा पता चल चुका है या तो माधुरी दीक्षित जो है वही मंजुलिका है और वही मारना चाहती है और वही अब यहाँ पर जो है बहुत भयानक होने वाला है। क्योंकि उसने बोला है कि मैं दुर्गाष्टमी, यानी कि अब दुर्गाष्टमी का सिर्फ एक ही दिन बाकी है, यानी कि कल कल बहुत ही कुछ बहुत बुरा होने वाला है। या तो सारे मारे जाएंगे या कोई बचेगा नहीं, या वो सबको जला डालेगी। और ध्रुव ये जाके बात मीरा को बोलता है कि मीरा जो माधुरी दीक्षित है वो मंजुलिका है और वो कल दुर्गाष्टमी के दिन कुछ ना कुछ भयानक करेगी। फिर वो अपने चेले को लेकर फटाफट से गाड़ी लेता है और निकलता है। पर वो जैसी रास्ते में, मतलब वहाँ पे काफ़ी सारे टर्न होते हैं पूरे के पूरे उस किले के अंदर, जो घूम घूम के वो वापस वहीं पर आ जाता है गेट पर। वो फिर यहाँ से दूसरी तरफ से निकलता है, फिर वहीं आ जाता है। फिर दूसरी तीसरी जगह से निकलता है, वहाँ भी घूम कर आ जाता है। तो यानी कि वो फंस चुका होता है उस लूप के अंदर। उसका चेला ये बोलता है यार हम बाहर निकल नहीं पा रहे। तो वो ध्रुव को बोलता है कि पक्का ये जो है मंजुलिका यानी माधुरी दीक्षित ने ही कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से अब यहाँ से कोई बाहर जा नहीं सकता और ना कोई अंदर जा सकता है। क्योंकि उसके बाद राजपाल यादव और मिश्रा, वो जो उसके जो तीन टीम होती है, वो भी यहाँ से, उसका चोटी नाम होता है, वो यहाँ से भागने के चक्कर में होते हैं कि हम भी यहाँ से भागेंगे बैलगाड़ी के लिए। वो बैलगाड़ी लेके फिर वो निकलते हैं, फिर घूम फिर के वो वापस इसी एक ही जगह पे आ जाते हैं। फिर मतलब कहने का मतलब है कि अब जो है ना इस महल के अंदर सारे फंस चुके हैं, कोई बाहर जा नहीं सकता और ना कोई अंदर आ सकता है इस तरीके से। क्योंकि अब पहले इसलिए उसने माधुरी दीक्षित इसलिए करा है, ये दिखाया गया कि जो एक बिल्डर आया था खरीदने के लिए, वो अब कोई बंदा दोबारा कोई ना आया उसके मकान को खरीदने के लिए। अब ध्रुव मीरा के पिता को और राज पुरोहित को जाके बताते हैं कि कल दुर्गाष्टमी है और वो कल कुछ गलत होने वाला है। फिर जाके जो राज पुरोहित होता है वो कहता है कि मुझे पता है ध्रुव कि कल दुर्गाष्टमी है और कल कुछ ना कुछ अनर्थ होगा, पर मुझे विश्वास है कि तुम यहाँ पर हो तो तुम कुछ बचा लोगे। पर ध्रुव का पिता उसकी पोल खोलते हुए बोलता है कि पुरोहित जी,
ये एक बहुत बड़ा ड्रामेबाज है और ये ऐसा फ्रॉड है, ये कुछ नहीं है। तो राजपुरोहित बोलता है कि मैं इसके बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वहाँ पर ये मजे मस्ती करता है, कोई भूत ऊत भगाने का ड्रामे करता है, लोगों को पब्लिक को बेवकूफ़ बनाता है और लोगों को ठगता है। इसके अंदर कोई शक्ति नहीं है। पर ये सच बात है कि ये इसका पुनर्जन्म है, क्योंकि इसके शरीर की जो मैंने कुछ निशान देखे हैं, उसकी चीज़ें देखे हैं, इसके अंदर शाही खून है, ये सच में पुनर्जन्म लेके आया है। तो ध्रुव बोलता है कि हाँ, मैं सच में मैं ड्रामेबाज हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं लोगों को ठगता हूँ, पर मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, तुम गलत फहमी में हो, मैं खुद मारा जाऊँगा, मैं क्या कर सकता हूँ। तो राजपुरोहित उनको बोलता है कि मैंने वो जो यज्ञ करके जो है वो चमत्कारी तेल जो है वो बना लिया है, अब तुम इसका इस्तेमाल करना है। तो ध्रुव पूरी फैमिली को बताता है कि यार मुझे ये तो बताओ मैं डालूं किसके ऊपर, क्योंकि मुझे शक है कि माधुरी दीक्षित या कि मंदिरा देवी के ऊपर डालूं या मल्लिका देवी के ऊपर डालूं, यानी कि माधुरी दीक्षित पर डालूं या मैं बालिका उस पर विद्या बालन पे डालूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस पे डालूं। तो सारे लोग पूरे परिवार चौंक जाता है कि मतलब दोनों बहनों में से दोनों बहनें हैं या दोनों बहनों में से कोई और है। तो वो लोग डर जाते हैं कि यानी दो दो बहनें हैं, यानी दो आत्मा है, और डालना किस पर है वो बार बार पूछता है उससे, पुरोहित से। तभी मीरा के बताती है कि सफाई करते टाइम पे मुझे मंजुला की फ़ोटो, मैंने उस पर धूल जमी हुई थी, मैंने उसको बाहर निकाला था, उस पर मंजुला का लिखा हुआ था। उसकी फ़ोटो को साफ़ करने के लिए मैं जैसी ले जा रही थी, तभी विद्या बालन ने ऊपर छत पे से उसके ऊपर पेंट गिरा दिया था, यानी फ़ोटो ख़राब कर दी थी पेंट गिरा के सफाई करने के बहाने। और वो उसका जो चेहरा था पेंटिंग के ऊपर, वो पूरा का पूरा ढक गया था, और उसे ये लगा था कि पेंटिंग उसने ख़राब कर दी है। पर मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा चालाक निकली, मैंने पेंटिंग को ना शहर में भेज दिया एक केमिकल लैब के अंदर उसको साफ़ होने के लिए, और वो जो केमिकल वाले हैं वो कल तक फ़ोटो को व्हाट्सअप कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि कौन है असली मंजुलिका, और हम फ़ोटो देखने के बाद उसी के ऊपर डालेंगे। ठीक है। फिर वो कहते कि अब हमें कल का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कल दुर्गाष्टमी है, और कल हमें लैब से फ़ोटो आ जाएगी उसकी पेंटिंग की, पता चल जाएगा हमें कि असली में जो है वो या विद्या बालन है या माधुरी दीक्षित है। तभी दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि मीरा जो है वो साड़ी पहन के पूरे एक उसमें वो अपने ऊपर एक मिट्टी का तेल डालकर, और वो ध्रुव को चिल्ला के बोलती है कि मैं तुमसे दूर जा रही हूँ, और वो मिट्टी का तेल अपने ऊपर डाल लेती है और माचिस जैसी लगाने वाली होती है, तभी वहाँ जो ध्रुव होता है वो भागता हुआ जाता है, उससे जो है वो माचिस छीन लेता है, उसे बचा लेता है, और वो चिल्लाकर जो है उसे छूता है, उसके छूते वो ठीक हो जाती है। और वो मीरा जो है वो रोने लग जाती है और रोते हुए बताती है कि मुझे नहीं पता कि मैं इस हालत में यहाँ पर कैसे आ गई, और मैंने अपने ऊपर मिट्टी का तेल क्यों डाला, और मैं अपने ऊपर आग क्यों लगाने जा रही हूँ। इससे जो ध्रुव होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो मीरा से को प्यार करता है और उसके ऊपर हमला हुआ, तो यानी कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, और वो जाता है उस जगह पर जहाँ पे माधुरी दीक्षित उस पेड़ के नीचे खड़ी है, जहाँ पर उस महिला को जलाया गया था पहले के टाइम पर। और वो जाके माधुरी दीक्षित को धमकाता है कि तुझे मेरे से दुश्मनी है तो तू मुझे मार, तू उसको क्यों धमका रही है, उसे क्यों मार रही है। और वो माधुरी दीक्षित को बहुत उल्टा सीधा सुनाता है, बहुत उल्ट धमकाता है, और वो बोलता है कि मैं तुझे मार डालूंगा। पर उसको फिर जो है मीरा और मीरा के पिता जो है वो भागते हुए आते हैं और ध्रुव को रोकते हैं कि ध्रुव, तुम गलत को मार रहे हो या गलत को कुछ बोल रहे हो, क्योंकि फ़ोटो मेरे मोबाइल पे आ चुकी है, और वो फ़ोटो दिखाते हैं उसको, और वो फ़ोटो होती है विद्या बालन की, जिसकी पेंटिंग होती है। और तभी विद्या बालन जो है वो उड़ती हुई आती है और माधुरी दीक्षित का जो है गला दबा के उसको बालों से घसीटते हुए ऊपर लेके जाती है, और उसको बहुत पटक पटक के मारती है माधुरी दीक्षित को। और ये सारे लोग डर जाते हैं और वो चिल्लाती है कि मैं हूँ मंजुलिका, और माधुरी दीक्षित को ऊपर से नीचे गिरा के मार डालती है। इसके बाद जो विद्या बालन होती है वो चिल्लाते हुए ध्रुव को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेती है और बोलती है कि अब तुम सबका मैं सर्वनाश कर दूंगी मैं। पर उसके हाथ में जो होता है वो चमत्कारी तेल होता है, और वो चमत्कारी जो तेल होता है वो उसके ऊपर छिड़क देता है, जिससे कि वो दूर जाके गिरता है और जो वो जलने लग जाती है। जो विद्या बालन होती है उसके चारों तरफ वो तेल को गिरा देता है। पर तभी जो माधुरी दीक्षित होती है, वो उसकी हड्डी पसली टूटी होती है, वो अपने हाथ को खींच खींच के ठीक ठीक करती है, पैरों को जोड़ती है, हाथों को जोड़ती है और खड़ी होती है। उसका आधा चेहरा जो होता है पूरा जल चुका होता है, और वो खड़ी होकर फिर वो हंसती है, फिर बोलती है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुमने किसी गलत को मार डाला है, असली में मंजुलिका तो मैं हूँ, और अब तुम लोग मरने जा रहे हो। और वो जाके
ध्रुव के ऊपर हमला कर देती है। यानी कि अब कन्फ्यूज़न हो चुकी है कि पहले वो थी मंजुलिका, अब ये मंजुलिका है, और वो एक दूसरे को मार भी रहे हैं, और फिर वो ध्रुव को ही मार रहे हैं, पूरी फैमिली को ही मार रहे हैं। मतलब खिचड़ी सी पक गई है। पर आत्मा जो है वो कभी उसके अंदर जा रही है, कभी इसके अंदर जा रही है। फिर वो उसके फिर उसमें राजपाल का एक छोटा सा कॉमेडी सीन दिखाया है कि वो पट्टी वट्टी बांध कर आता है बिल्कुल शाहरुख खान की तरह, और वो माधुरी दीक्षित जो होती है उसको पैरों से पटक पटक के उसको इतना मारती है कि वो बेचारा जाके दूर जाके गिरता है वो। और फिर ध्रुव जाके उसके पास जाके माधुरी दीक्षित को बोलता है कि अब मैं तेरे पे तेल डालूंगा। तभी जो विद्या बालन होती है वो बच गई होती है, यानी कि उसके अंदर ना एक आत्मा होती है। रियलिटी जो अब मूवी की जो असली कहानी है ना अब बाहर आएगी कि ये दोनों बहनें भी एक आत्मा ही है, मतलब पर ये इनका पुनर्जन्म है, महिलाएं हैं, और ये भी पुनर्जन्म लेके आई है। पर इसके अंदर जो तीसरी आत्मा जो होती है वो इन दोनों से सारी हरकतें करा रही थी। यानी कि जो पूरी मूवी के अंदर जितने भी भूत की हल्की होती है वो तीसरी आत्मा कर रही होती है। यानी कि उसमें मीरा के ऊपर जो तेल डालती है वो तीसरी आत्मा करती है। कभी इसके शरीर विद्या बालन के अंदर घुसती है तो वो उससे उल्टी सीधी हरकतें करवाती है। माधुरी दीक्षित के अंदर आत्मा घुसती है तो उसके अंदर घुसती है। तभी वो तीसरी जो आत्मा है वो माधुरी दीक्षित से भी विद्या बालन जाके वो उसको बोलती है कि मैं तुझे पहचान गई हूँ कि तू कभी मेरे अंदर आत्मा आ रही है, कभी मेरी बहन के अंदर आत्मा जा रही है, अब तुझे बाहर निकलना होगा। तभी वो आत्मा माधुरी दीक्षित का शरीर छोड़कर बाहर निकलती है, और वो जो कुर्सी होती है महाराजा वाली वो एकदम से बाहर आती है, और वो लहंगे चुन्नी में जो एक आत्मा बाहर निकलती है जलती हुई। उसके चेहरे पे वो मास्क लगा होता है जला हुआ, वो जो पूरा पहले मूवी के सीन में जो जला हुआ सीन दिखाया था वो वैसी होता है। और वो जाकर कुर्सी पे बैठती है तो पता चलता है कि भाई ये जो है आत्मा और कोई नहीं, ये देवदत्त की थी। नरेंद्र दत्त जो उसका जो उनका भाई जो होता है वो दासी का जो पुत्र होता है जिनसे दोनों बहनें जलती थी, रियलिटी में ये उसकी आत्मा होती है। और ये जो आत्मा जो है वो सबसे बदला ले रही होती है। और अब जो मूवी का जो सीन जो दिखाया गया था, अब ये मूवी का सीन घूमता है पुराने ज़माने में कि ये जो देवदत्त होता है ना वो गे होता है रियलिटी में। जो लड़का ही तो होता है राजकुमार बनता है, पर रियलिटी में ना ये गे होता है। उसकी जो इसका जो मन होता है ना वो लड़कियों वाला मन होता है, जैसे डांस करना, ये पुराने जितने भी डांस हो गया, साड़ी पहनना, चुन्नी पहनना, घाघरा पहनना, इसकी वजह से। अब ये सीन जब उसको पता चल जाता है इन दोनों को बहनों को, यानी कि 2200 साल पहले, तो वो दोनों बहन तो चिढ़ती तो थी ही वो, क्योंकि भाई राजकुमार होके उसने हमारा सिंहासन ले लिया, पर असली में ये गे है, इसके अंदर लड़कियों वाली हरकतें। फिर वो उसको बोलती है कि तू ना डांस कर, हम तेरा सपोर्ट करेंगे और तू डांस कर। तो ये पहले वाले सीन में जो लड़की डांस कर रही होती है तो वो असल में ये देव नरेंद्र देव जो होता है ना, ये देव उनका भाई, यही वही डांस कर रहा होता है। और वो ये दोनों बहनें जाके बता देती है कि पिताजी आपने जिसको राजकुमार बनाया है, ये राज्याभिषेक कराया है, ये पूरा राज दिया है, वो असल में एक गे है। यानी कि वो उसके अंदर वो ना एक औरत है, उस औरतों वाली भावना है, वो राजू क्या संभालेगा। फिर वो राजा जो है अपने सिपाहियों को लेके जाता है तो देखता है दरवाजा खोल के, जो पहले सीन में दिखाया गया था, तो वो राजकुमार डांस कर रहा होता है वहाँ पे, घाघरा चुन्नी पहन कर और लिपस्टिक विपस्टिक लगा कर पूरा। अब वो चिढ़ जाता है कि भैया मेरा तो नाम हंसी हो जाएगा, पूरे पूरे राज्य में चारों तरफ के राजा हंसेंगे कि राजकुमार बनाया भी तो किसको, तूने गे को बनाया। उसको भी गुस्सा आता है कि भाई मेरी जो अपनी बेटियाँ हैं वो तो खतरनाक मिजाज की और ये निकला गे। तो वो फिर वो ऑर्डर दे देता है कि भैया इसको तू जिंदा जला दे। तब इस राजकुमार को जिंदा जला जाता है घाघरे चुन्नी के अंदर। उसकी बहनें बड़ी खुश होती हैं। पर ये भी जो राजकुमार होता है ना, ये राजा जो होता है ये चिढ़ जाता है बेटियों से भी, क्योंकि राजा तो होता है भी आदेश देना। तो ये दोनों बहनों को भी आदेश दे देता है कि इन दोनों बहनों को ही मार डालो, क्योंकि इसने पूरे पूरे दुनिया के सामने बता दिया कि जो है मेरे शरीर से जो निकला हुआ जो खून है वो गे है। और इन दोनों लड़कियों को मुझे अकेले में आके बताना चाहता है, ना कि पूरे समाज को। यानी कि राजकुमार को जिंदा जला दिया जाता है और इन दोनों को दरवाजे में चुनवा दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। तो इस तरह वजह से क्या होता है कि इन तीनों का पुनर्जन्म होता है। नहीं, उसका जो आत्मा होता है ना राजकुमार का, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। अब उसके बाद से ये इनसे बदला लेने के लिए दोनों में काफ़ी लड़ाई वगैरह होती है। ये राजकुमार जो होता है इन बहनों से बदला लेने के लिए आता है, और इस राजमहल में जो भी कब्जा करने के लिए आता है उन्हीं को मारता है वो। फिर वो काफ़ी उठापटक होती है। फिर वो जो जो चमत्कारी तेल होता है वो उस पर डालने ही वाला होता है, और वो जाके फिर जो विद्या बालन और माधुरी दीक्षित बोलते हैं कि मैं इसको जला डालूंगी, मैं मार डालूंगी। फिर वो बोलता है कि ठीक है तुम मुझे मार डालो, तुम तो मेरी बहन हो ना, बहन भाई को मारेगी। वो लेके आगे बढ़ती है, और वो उसको उसके चारों तरफ घेरा मिट्टी तेल डालकर उसको रोक लेती है कि ये कहीं पे जाए ना। फिर वो बोलते कि ठीक है तुम मुझे मार डालो, मुझे मुक्ति चाहिए। फिर वो दोनों बहनें जो होती है वो आगे बढ़ती हैं तेल लेकर।
फिर वो बोलते कि नहीं यार, चाहे तुम कुछ भी हो भाई, मेरे भाई तो हो ही ना, मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ। और अब हमें ये लड़ाई झगड़ा दुश्मनी ख़त्म करनी चाहिए। मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ, मेरे से भी बहुत बड़ी गलती हुई थी कि मैंने तुम्हें भाई के रूप में स्वीकार नहीं करा था, तुमसे नफरत कर रही थी। इसलिए तुम मेरे भाई हो, और मैं अब ये तेल जो ना तुम्हारे पर नहीं डालूंगी। और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना बदला हम दोनों बहनों को मार के लो, हमें मार डालो, मैं तुम्हारे साथ ही जाना चाहती हूँ। फिर वो बेचारा वो रोता है, वो उसको एहसास हो जाता है कि भाई असली में जो है वो उसकी बहन ही है। फिर वो क्या करता है, अपनी आत्मा को ना मुक्त कर देता है। फिर सब लोग बोलते हैं कि उसने आत्मा की मुक्ति पा ली है। और वो रियलिटी में जो होता है कि उनकी पुनर्जन्म ही होता है। उन लड़कियों माधुरी दीक्षित को और विद्या बालन को भी पता रहता है कि हमारा पुनर्जन्म है, पर वो आती इसीलिए ही है, अपने भाई को मुक्ति दिलाने के लिए। और इस तरीके से फिर क्या होता है, उसकी आत्मा जो है बिल्कुल ही एक अच्छे रूप में आ जाती है, और वो अपनी बहनों को विदाई लेते हुए आसमान में चले जाता है। और दोनों बहनें हाथ मिलाती हैं, सारे लोग खुश हो जाते हैं, और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।